नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ से। जो खबर आ रही है जांजगीर जिले से, आखिरकार एक राहत और सुकून की खबर आई, जहां खुले बोरवेल में एक 10 साल का बच्चा जिसका नाम राहुल था वो गिर गया था। करीब 104 घंटे के बाद उसको आखिरकार सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक बड़ी कामयाबी राहत कर्मियों की यहां पर रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से राहुल को बाहर निकाला गया। कल रात 11:57 पर उसको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। जिस बोरवेल में राहुल फंसा हुआ था वहां आसपास सांप और मेंढक भी बताए जा रहे थे। राहुल को बाहर निकालने के अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान और कई टीमें यहां पर जुटी हुई थी। राहुल को बिलासपुर लाया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। राहुल जिस बोरवेल में गिरा था उसके आसपास काफी चट्टानें थी, जिसके कारण उसको निकालने में काफी वक्त भी लग गया। राहुल ना तो बोल सकता है और ना ही वो सुन सकता है। राहुल को निकालने के अभियान का अपडेट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ले रहे थे। कि उस दिव्यांग बच्चे के साथ में, उस हमारे राहुल के साथ में 60 फीट की गहराई में जहां वो बच्चा एक छोटे से स्पेस में फंसा हुआ था, उसके साथ में उसके सहभागी थे एक सांप और एक मेंढक, ये भी उसके साथ थे। उसकी जीवटता ने हम सबको एक संदेश दिया और हमने ये तय किया कि जैसे भी हो, मैं आप सभी को ये जरूर बताना चाहूँगा कि स्थितियाँ काफ़ी विपरीत थीं, आशानुकूल परिस्थितियां बिल्कुल नहीं थी। कितना कठिन था पूरे के पूरे 60 फीट के चट्टानों को काटना, चट्टान इतने बड़े मास लेवल पे, ये सब सभी संभव हुआ। हमने जिन जिन से मदद मांगी सब ने बेझिझक बिना समय गंवाए सारे मदद हमको मुहैया कराए। पूरा ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सबका जॉइंट एफर्ट था। सबके एक्सपर्ट्स राय, सब चीज़ों को कंसिडरेशन करते हुए जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ, आई थिंक फाइनली सक्सेस मिली और बच्चा सही सलामत निकला। वो यही सक्सेस हम सभी की इसमें। काफ़ी टफ था, चट्टानों को काट काट के हर एक फीट काटने के लिए हमें कम से कम 3-3 घंटा लग जाता था और बहुत डेलिब्रेट होकर जाना पड़ा। टनल के टाइम में जो हमने एंटिसिपेट किया था 1 दिन में कर देंगे, उसमें 2-2.5 दिन लग गए और अचानक से चट्टानें आती थीं, उसको तोड़ना, निकालना, फिर रिमूव करना। साथ में इस चीज़ का ध्यान देना कि बच्चे को कहीं ड्रिल का या वाइब्रेशन का मिट्टी ना गिर जाए, तो बहुत चैलेंजिंग था। और इस वक्त हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। जुल्फिकार, सबसे पहले तो ये बताएं कि राहुल जिसका इलाज बिलासपुर में चल रहा है उसकी तबीयत अभी कैसी है? एक बहुत बड़ी चुनौती और सफलतापूर्वक उसको बाहर निकाल लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने सुना कलेक्टर साहब को, सेना के अधिकारियों को, कि किस तरह से वहां उस बोरवेल में सांप और मेंढक थे। 104 घंटे का वक्त लगा, 60 फुट गहरा ये बोरवेल था। पूरी तफसील से बताएं इस घटना के बारे में। फिलहाल राहुल की स्थिति की अगर बात की जाए तो राहुल की स्थिति स्टेबल बनी हुई है। डॉक्टर का ये कहना है कि उन्हें ऑक्सीजन दिया गया है और डॉक्टर की पूरी टीम उस पर निगरानी रखे हुए है और जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। और पूरे घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो 10 तारीख को 4 बजे ये पता चला था कि राहुल बोरवेल में गिरा। उसके बाद जिला प्रशासन ने जिस तरीके से मुस्तैदी से काम करना शुरू किया एसडीआरएफ, फिर उसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पहुंची, फिर सेना की टीम पहुंची। और सबसे खास बात रही कि जिला प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बना के रखे हुए थे। इस पूरे ऑपरेशन में 4 आईएएस, 2 आईपीएस और 1 एएसपी समेत 500 लोगों की टीम लगाई गई थी, क्योंकि जो मिशन था कि राहुल को बचाना है। और देश के इतिहास में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो 104 घंटे चला है। इसके पहले अगर देखें तो हरियाणा में 2006 का जो कुरुक्षेत्र का मामला आया था, उसमें प्रिंस 50 घंटे में उसका ऑपरेशन हुआ था, उसे निकाल लिया गया था। लेकिन ये जो ऑपरेशन चला वो 104 घंटे है। और पूरे छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो जिस तरीके से इससे अटैचमेंट बना राहुल को लेकर, लोग दुआएं कर रहे थे कि राहुल किसी भी तरीके से बच जाए। और अंततः देखें तो 11:57 पर कल रात में उसे निकाल लिया गया। जुल्फिकार, आपसे ये भी हम समझना चाह रहे हैं, जिस तरीके से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना के जवान, तमाम टीम्स लगी हुई थी राहुल को बचाने के लिए,
ये बच्चा जो है बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है। परिवार वाले भी लगातार उनको भी उससे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। किस तरीके से ये उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्योंकि बच्चा रिएक्ट नहीं कर पा रहा होगा, वो अंदर सेफ है या नहीं, ये इस ऑपरेशन के बारे में आपकी बात हुई होगी। किस तरीके से इसको एक उम्मीद की किरण आखिर तक जगी रही? आखिर तक उम्मीद की किरण इस बात को लेकर जगी रही। जब जिला प्रशासन ने इस पर ऑपरेशन शुरू किया था तो उसके बाद जो राहुल 60 फीट गहराई पर बोरवेल में फंसा था, उसको कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। और उसके साथ जो हालांकि वो सुन नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, लेकिन जो उसको खाने के लिए केले दिए जा रहे थे, ORS के जो बॉटल है उसे पहुंचाया जा रहा था। ऊपर से बार बार आवाज लगाई जा रही थी। तो जिस तरीके से सेंसेशन होता है, उससे कहीं राहुल उस चीज को वहां पर ऑब्जर्व कर रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके टच में है, क्योंकि उसकी माँ भी वहां पर बैठी थी और वहां पर आवाज लगाई जा रही थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से, क्योंकि स्पेशली डिसेबल्ड बच्चा था, उसे सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे ये एहसास दिलाया जा रहा था कि उसके साथ तमाम लोग हैं और उससे तमाम सुविधाएं, अंदर तो बहुत सारी सुविधाएं हो नहीं सकती, जीवन जीने के लिए जिस तरीके से केले पहुंचाना, तो वो उसको खा पा रहा था। और जो ORS की बोतल है उसको पहुंचाया जा रहा था, उसको वो ग्रहण कर पा रहा था। तो इस तरीके से पूरे ऑपरेशन में कोशिश की गई, क्योंकि इस तरीके के बच्चों को अगर संभालने की बात हो तो माँ ही बेहतर तरीके से संभाल सकती है। तो माँ भी वहां पर मौजूद थी, वो भी बराबर उनसे बात करने की कोशिश। बहुत बड़ी कामयाबी है जुल्फिकार, जिस तरीके से तमाम टीम्स जुटी हुई थी और परिवार भी अपना हौसला उसने बनाए रखा और आखिरकार सफलता हासिल हुई। 104 घंटे के बाद 10 साल के राहुल को आखिरकार बोरवेल से निकाल लिया गया। बिलासपुर में इस वक्त इलाज चल रहा है। अच्छी बात यह है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं जो तमाम वाइटल ऑर्गन्स है वो ठीक से बच्चे के काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार छत्तीसगढ़ के जांजगीर में, क्योंकि ये घटना घटी थी, इस पूरे जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था उस पर नजर बनाए हुए थी। उन्होंने एक ट्वीट किया, यहाँ पर उस ट्वीट को हम दिखा देते हैं। उसमें ट्वीट में लिखा कि हमारा बच्चा बहुत बहादुर है, उसके साथ गड्ढे में 104 घंटे एक सांप और मेंढक उसके साथी थे। आज पूरा छत्तीसगढ़ उत्सव मना रहा है, जल्द अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर वो लौटे। ये वो ट्वीट है जो कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने किया था। साथ ही उन्होंने लिखा कि हम सब कामना करते हैं कि इस ऑपरेशन में शामिल सभी टीम को पुनः बधाई और धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहुल गांधी की। ईडी ने आज भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। कल भी राहुल गांधी से करीब 10 घंटे पूछताछ हुई थी। इससे पहले सोमवार को भी 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। कल राहुल गांधी रात करीब 11:15 बजे ईडी के दफ्तर से बाहर निकले। इससे पहले हमने दिखाया 2 दिन से लगातार 10-10 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। राहुल गांधी से ये पूछताछ नेशनल हेराल्ड मामले में हो रही है। राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कल भी कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था और कांग्रेस का ये लगातार कहना है कि क्योंकि राहुल गांधी किसानों, नौजवानों, मजदूरों के हक की आवाज़ उठाते रहते हैं, इसके अलावा कोरोना संकट और सीमा पर चीन की आक्रामकता को लेकर मोदी सरकार को वो घेरते रहते हैं, इसलिए ये बदले की कार्रवाई ईडी के जरिए की जा रही है। आपको बता दें कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन रोकथाम अधिनियम यानी कि PMLA की धाराओं के तहत राहुल गांधी का बयान दर्ज कर रहा है और इसी मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी 23 जून को पेश होने के लिए कहा है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं रात करीब 11:15 बजे राहुल गांधी से पूछताछ, सवाल जवाबों का जो सिलसिला है खत्म हुआ है। उसके बाद ये काफिला उनका निकला है। 2 दिन, सोमवार को भी हमने देखा 10 घंटे से ज़्यादा वक्त पूछताछ हुई, कल भी 10 घंटे से ज़्यादा वक्त तक पूछताछ हुई है। और हम ये भी देख रहे हैं कि आज भी कांग्रेस जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। कल भी रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है और ईडी को वहाँ पर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नाम दिया है कांग्रेस ने कि किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों, खासकर कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर किया जा रहा है। कांग्रेस का लगातार ये कहना है।
आपको बता दें इस केस में 23 जून को सोनिया गांधी, जो कि इस वक्त दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में कोरोना पीड़ित हो गई थी, उसके बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, गंगाराम में वो भर्ती हैं। परसों हमने देखा था राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए भी गए थे। नीता शर्मा इस वक्त हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीता, 2 दिन लगातार 10 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ हुई है। इस पूछताछ में क्या कुछ राहुल गांधी से सवाल पूछे गए? ईडी उनके जवाब से संतुष्ट है या नहीं? अंदर से कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? ये बहुत कहना मुश्किल है कि ईडी संतुष्ट है या नहीं, बिकॉज दैट विल ओनली रिफ्लेक्ट जब वो कोर्ट में, जब स्टेटमेंट, जब कोर्ट में केस पहुंचेगा कि वो सेटिस्फाइड थी कि या नहीं थी। लेकिन बहरहाल जो 3 दायरे हैं जिसके तहत राहुल गांधी का जो बयान है वो दर्ज किया जा रहा है, वो है चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उनका ये कहना है कि जो यंग इंडिया लिमिटेड है उसमें राहुल गांधी 38% का स्टेक होल्डर, उनका इंटरेस्ट उसमें था, तो उसके बारे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो जानना चाहता है। पीएमएलए कानून बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है, उसके तहत उनका जो स्टेटमेंट है रिकॉर्ड हो रहा है। मुख्य 8 बिंदुओं के आसपास जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है कि उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या था, उनका क्या रोल था उस कंपनी में, वो जो कंपनी थी वो किस तरह जो है वो बीइंग में आई, क्योंकि पहले वो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड थी, फिर वो यंग इंडिया लिमिटेड हो गई, और किस तरह से उस कंपनी के पास इतना पैसा आ गया कि उन्होंने इतनी प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया अक्वायर कर ली और प्राइम लोकेशंस में अक्वायर कर ली, और वो क्यों प्रॉपर्टीज में समाज कल्याण का काम करने के बजाय उन्हें रेंट आउट फॉर पर्सनल जो बेसिस था, उन्होंने रेंट आउट क्यों किया। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड हाउस है जहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस चल रहा है बहादुर शाह जफर मार्ग पे, वो एक एग्जांपल जो है ईडी देता है। पंचकुला में एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू ईडी ने कंजर्वेटिवली 65 लाख एसएस की है। तो इस तरह की प्राइम लोकेशंस की प्रॉपर्टीज हैं जो कांग्रेस ने एक्वायर की थी, लेकिन अब वो यंग इंडिया लिमिटेड के साथ जुड़ गई। तो ये सभी सवाल हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं, बिकॉज ये जो पैसा है वो सीधा नहीं बता पाए कितने बजे आज पेश होना है राहुल को दोबारा? 11 बजे, आज 11 बजे दोबारा तीसरी बार पेश होंगे। जी राहुल जी, नीता शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आज राहुल गांधी को पेश होना होगा, 2 दिन से लगातार उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। और अब बात करते हैं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में। पंजाब की मानसा कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मानसा पुलिस को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दिल्ली कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिली थी, जिसके बाद उसे आज तड़के 4 बजे कोर्ट में पेश किया गया। पंजाब पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद मानसा में पुलिस जो है लगातार गश्त बढ़ा रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों की। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज विपक्ष के नेताओं की एक अहम बैठक होने जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के लिए ममता बनर्जी ने 22 दलों के नेताओं को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में न्योता भेजा है। बैठक दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें विपक्ष के कई नेता मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। इससे पहले कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, शरद पवार से मिलने के लिए यहां पर ममता बनर्जी पहुंची थी। इसके अलावा शरद पवार ने दिल्ली आकर लेफ्ट के नेताओं से मुलाकात की है, और ये कल की तस्वीरें जिसमें ममता बनर्जी शरद पवार से मिली हैं। एक खबर काफी चल रही थी कि शरद पवार जो है एक संयुक्त उम्मीदवार विपक्ष के हो सकते हैं। हालांकि शरद पवार जो है वो अपने को राष्ट्रपति पद की इस उम्मीदवारी, इस रेस में उन्होंने खुद को अलग कर रखा है, ऐसी खबरें भी आई थी। अब देखना यह होगा कि वो कौन चेहरा होगा जो कि संयुक्त उम्मीदवार विपक्ष का होगा। मंगलवार को शरद पवार दिल्ली में लेफ्ट के नेताओं सीताराम येचुरी और डी राजा से मिले। इस मुलाकात में उन्होंने अगले राष्ट्रपति चुनावों को लेकर विपक्ष की साझा रणनीति और संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। ये बात साफ हुई कि खुद पवार साझा उम्मीदवार बनने को तैयार नहीं। मेरा अंडरस्टैंडिंग है पवार साहब नहीं एग्री करता है। पवार साहब has many considerations. He is quite active in politics and he is heading a political party. इसलिए आई डोंट थिंक
is ready. He is not keen. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि इस बैठक में गुलाम नबी आजाद और गोपाल कृष्ण गांधी जैसे उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। गुलाम नबी आजाद की संभावित दावेदारी को लेकर लेफ्ट नेताओं के ऐतराज हैं। उधर मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात की। ममता ने राष्ट्रपति चुनावों पर एक साझा रणनीति बनाने के लिए 22 विपक्षी दलों को न्योता दिया है। ये निर्णय होगा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच में। जो प्रक्रिया शुरू होगी, जो भी नाम आएंगे कल, उन सबसे बातचीत करने के लिए एक तरीका जो है अपनाया जाएगा, जिसके चलते हुए 20-21 के आसपास वरिष्ठ नेता लोग बैठकर तय करेंगे। कांग्रेस ने भी ममता की बैठक में शामिल होने की बात कही है। बुधवार को विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ममता बनर्जी की बैठक अगले राष्ट्रपति चुनावों से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद की पहली अग्नि परीक्षा होगी। शरद पवार द्वारा उम्मीदवार न बनने का फैसला विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि ममता बनर्जी अपनी इस कवायद में कितना कामयाब हो पाती हैं। दिल्ली से पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री ने कल युवाओं को मौका देने के लिए सेना में अग्निपथ योजना का ऐलान किया और इस ऐलान के वक्त तीनों सेना प्रमुख वहां पर मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि आर्म्ड फोर्स में युवाओं को सेवा का मौका मिलेगा। यहां पर राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इस योजना के तहत 4 साल के लिए भर्ती होगी। 6 महीने तक की ट्रेनिंग देकर देश सेवा के लिए अग्निवीर तैयार होंगे। अग्निवीरों को अच्छी सैलरी, अच्छा वेतन और सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके अलावा नौसेना में महिलाएं भी अग्निवीर के तौर पर शामिल होंगी। और सुनते हैं इस स्कीम पर पटना के युवाओं का क्या कहना है। ये तो सर उतना थी नहीं है सर। 4 साल पहले की उतना मेहनत 6-7 पहले रेगुलर दौड़ी है, उसके बाद पूरा मेहनत की, उसके बाद 4 साल में जाकर क्या करेगा सर? 4 साल हम जॉब करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? पढ़ाई मेरा 4 साल से रिश्ता टूट जाएगा, पढ़ने में भी हम उस काबिल नहीं रहेंगे जो इस समय है। और उसके बाद आने के बाद हम कहीं जा नहीं सकते, कोई जॉब मिलने में बहुत कठिनाई होगा, क्योंकि एज भी हो जाएगा ज़्यादा और बेरोजगार भी रहेंगे। जो जवान सेना है उसको आप हर तरह से ट्रेनिंग दिए हैं, तो उस ट्रेनिंग का फ़ायदा कहीं और हम सबको मिलना चाहिए, हम सबको कहीं और जॉब में आरक्षण मिलना चाहिए। यदि 4 साल के बाद यदि नोटिफिकेशन कोई नहीं आता है तो हम फिर दूसरा चीज़ का तैयारी करेंगे। इससे बढ़िया है ना कि हम दूसरा चीज़ का यदि अभी स्टडी कर लेते हैं तो इससे बढ़िया हमको जॉब मिल जाएगा। इससे बड़ा तैयारी करेंगे, आर्मी छोड़ देंगे, 2 साल से दौड़ रहे हैं और 4 साल का नौकरी करेंगे। इससे बढ़िया की बीपीएससी करेंगे। युवाओं के प्रति जो पहले देशभक्ति की जो भावना थी वो पूरी तरह से टूट चुकी है। एक तरह से 4 साल जॉब करके अगर युवा अगर फिर से वापस चला आए फिर से ग्राउंड में, तो फिर उससे शर्मनाक कुछ नहीं है सर। तो ये नेता विधायक है, यही लोग ने सब करवा रहे हैं 4 साल के लिए। इसमें है कोई कुछ प्रूफ है? इसमें कोई प्रूफ है? 4 साल में हम लोग जाएंगे, क्या प्रूफ इसमें? सोशल मीडिया पर भद्दे ट्वीट करना बेशक अपराध है, लेकिन जब सरकार इसे अपनी आन का मुद्दा बना ले तो इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। 22 साल के निखिल की कहानी कुछ ऐसी ही बन रही है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये 22 साल के निखिल भामरे हैं, 1 महीने से जेल में बंद है। पुलिस के हिसाब से कसूर ये है कि भद्दे बयान ट्वीट पर लिखे एनसीपी के शरद पवार के खिलाफ। पुलिस एक शहर से दूसरे शहर लेकर गिरफ्तारी दिखा रही है। निखिल के खिलाफ कुल 6 एफआईआर दर्ज हैं। किसान का बेटा नासिक में ग्रेजुएशन कर रहा था, तभी उसकी पहली गिरफ्तारी हुई। मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट भी पहुंचा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य की साख बच जाएगी अगर वो निखिल की जमानत का विरोध न करे तो। हाईकोर्ट कल सुनवाई में है। जब उन्होंने ट्वीट देखा तो कहा, यहाँ किसी का नाम भी नहीं, आप इस तरह का रोना क्यों रो रहे हैं? और ये भी बोला कि एक विशाल व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की बात करने पर उसकी छवि खराब हो सकती है। कोर्ट ने सरकार से सवाल करते हुए ये भी बात कही कि अगर आप ऐसे ही कार्रवाई करते रहे तो आप उस शख्सियत को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जिसके खिलाफ टिप्पणी की गई है। हर दिन सैकड़ों हजारों लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं, तो क्या आप सबके खिलाफ ऐसा ही करेंगे? जो धाराएं निखिल के खिलाफ लगाई गई हैं, उनमें शरद पवार के खिलाफ आपराधिक धमकी और अशांति फैलाने जैसे आरोप भी हैं। निखिल ने शरद पवार का नाम लिए बगैर ट्वीट किया था
बारामती के गांधी का वक्त आ गया है। बारामती के नाथूराम गोडसे को पैदा करने का समय आ चुका है। निखिल संघ परिवार से जुड़ा है और अरसे से उनके साथ काम कर रहा है। पोस्ट which leads to some गांधी, जो कुछ पोस्ट गांधी, बारामती जिले और कुछ नाथूराम गोडसे से संबंधित है, बरी नहीं किया जा सकता है और इस तरीके से व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह जानबूझकर किसी व्यक्ति या राजनेता से संबंधित है जिसे देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। बेंच ने यह व्यक्त करते हुए कहा कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति खुश नहीं होगा। एक महीने से ज्यादा जेल में मराठी कलाकार केतकी चितले भी हैं। इत्तेफाकन केतकी और निखिल दोनों एक ही दिन गिरफ्तार किए गए थे। केतकी चितले के खिलाफ राज्य में 14 से ज्यादा एफआईआर हैं, जिनमें कुछ संगीन मसले भी हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति के खिलाफ अपमानजनक बातें लिखना। लेकिन केतकी का हाल निखिल से भी बुरा है, क्योंकि उनके खिलाफ मामले अधिक हैं। केतकी पर शाही भी फेंकी गई और मोर्चे निकालकर बुरा भला भी कहा गया। महाराष्ट्र में पुलिस की कार्रवाई बीजेपी समर्थकों पर भी इसी तरीके से की गई है। बोलने और लिखने में मर्यादा होनी चाहिए। भद्दी और अपमानजनक बातें किसी के चाहने वाले को बेहद बुरी लग सकती हैं, लेकिन एक राज्य एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों को या बहुत सारे व्यक्तियों को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं भेज सकता है क्योंकि वो अप्रिय या अपमानजनक या भद्दी बातें लिखते हैं, और वो भी एक महीने के लिए जेल में। दरअसल बोलने की आज़ादी और लिखने की आज़ादी लोग अपने अपने चश्मों से देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये लड़ाई बेहद मुश्किल होती जा रही है। मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर बात करते हैं। अब कुछ घंटों का इंतजार नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स में ही पता चल जाएगा अगर किसी शख्स को मोतियाबिंद है या फिर नहीं है, कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने की जरूरत है या नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक ऐसी तकनीक इजाद की गई है, डेवलप की गई है। अब तक करीब 10,000 मरीजों की जांच हो चुकी है और इसकी एक्यूरेसी यानी कि सटीकता 95% तक है। बस एक क्लिक, बारी बारी से आंखों की तस्वीर और रिजल्ट सामने। अब घंटों का इंतजार नहीं, मोतियाबिंद है या नहीं स्मार्टफोन के जरिए सेकंडों में पता करना होगा मुमकिन। मोतियाबिंद को रूल आउट करने की टेक्नोलॉजी है। वी हैव पार्टनर्ड विद AI लॉजी। ये एक कंपनी है जिसने ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें बहुत ही आसानी से मोतियाबिंद की स्क्रीनिंग हो सकती है। और इसका फ़ायदा ये है कि जो लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं उनको तो हम देख सकते हैं कि उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है, पता लग जाता है कि इनको मोतियाबिंद है और वो सर्जरी करा लेते हैं। मगर जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जिनको मालूम ही नहीं है या अवेयरनेस ही नहीं है, उन तक हम पहुंच सकते हैं। शोध के मुताबिक भारत में अंधेपन की 70% वजह मोतियाबिंद ही है। अस्पताल जिनकी पहुंच में नहीं, उन तक ये तकनीक बिना किसी विशेषज्ञ के जाए पहुंच सकती है और मोतियाबिंद का पता लगा सकती है। पिछले 2-3 महीने में कोई 10,000 लोगों का ये टेस्ट किया है, ये जानने के लिए कि ये कितना एक्यूरेट है। और हमने पाया है कि 92% से लेकर 95% तक इसमें एक्यूरेसी है। हम कैसे एक्यूरेसी जानते हैं? जिस पेशेंट का मोतिया निकलता है हम उसको अपने सेंटर में बुलाते हैं और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो उसको टेस्ट करते हैं। गरीब, सुदूर देहात, अस्पताल की पहुंच से दूर लोगों की आंखों की दशा को ये तकनीक नई दिशा दे सकती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन के महाराष्ट्र दौरे में हुए विवाद के बाद एक बार फिर केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की सरकार जो है उसके बीच मतभेद नजर आ रहे हैं। एनसीपी का आरोप है कि देहू में हुए कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अजित पवार को मंच पर बोलने नहीं दिया गया, जबकि मुंबई में सुरक्षा कर्मियों ने आदित्य ठाकरे को रोकने की कोशिश की, जिससे उद्धव ठाकरे खासा नाराज हो गए हैं। मंगलवार के दिन महाराष्ट्र के एक दिन के दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले देहू जाकर संत तुकाराम शिला मंदिर का लोकार्पण किया। उस समय उनके साथ मंच पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। एनसीपी का आरोप है कि मंच से देवेंद्र फडणवीस को भाषण करने दिया गया, लेकिन अजित पवार को भाषण देने से रोका गया। एनसीपी नेता सुप्रिया सुळे ने इसका जिक्र कर इसका विरोध किया।
पीएम मोदी बाद में मुंबई पहुंचे, जहां पर आईएनएस शिखरा पर उनका स्वागत करने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित कई नेता पहुंचे हुए थे। लेकिन वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में शामिल एसपीजी कर्मियों ने कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कार से उतरने के लिए कह दिया। पीएम की अगुवाई करने वाली सूची में आदित्य ठाकरे का नाम शामिल नहीं होने के कारण उन्हें रोका गया। इससे नाराज उद्धव ठाकरे ने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि आदित्य ठाकरे केवल उनका बेटा नहीं बल्कि प्रोटोकॉल मंत्री भी है, जिसके वजह से वो आ सकते हैं। इसके बाद उन्हें पीएम मोदी का स्वागत करने दिया गया। पहले से ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनाव दिख रहा है और ऐसे में मंगलवार को हुए इन दो घटनाओं से अब दोनों सरकारों के बीच दूरी और बढ़ती नजर आ रही है। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। राष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं। 18 जुलाई को होने हैं, उससे पहले विपक्ष जो है लामबंद हो रहा है और इस बीच खबर आ रही है कि आज विपक्षी दलों की जो बैठक होने जा रही है उसमें आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी, सूत्र बता रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक को आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाया था। 22 विपक्षी दलों को न्योता भेजा था, कांग्रेस भी उसमें शामिल होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी, सूत्र बता रहे हैं, अभी शामिल नहीं होगी। शरद शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। शरद, क्या वजह सामने निकल कर आ रही है, क्या कुछ पता चल पाया है? क्योंकि 22 विपक्षी दलों के शामिल होने की आज बात कही जा रही थी, लेकिन आप अब पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये जरूर कंफर्म कर रहे हैं कि पहली बात तो आज जो बैठक होगी 3 बजे ममता बनर्जी ने जो बुलाई है उसमें आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। बताया ये जा रहा है अदिति कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि पहले विपक्ष जो है वो अपना उम्मीदवार तय करे, घोषित करे, और जब वो उम्मीदवार घोषित कर देंगे तब उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है कि क्या आम आदमी पार्टी को उसको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एब्सटेन करना चाहिए, क्या आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी की उस पर होनी चाहिए। लेकिन अभी के स्तर पर आम आदमी पार्टी मना कर रही है कि इस बैठक में वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कोई क्लियर एजेंडा जो है आम आदमी पार्टी के हिसाब से इस बैठक का नहीं दिखाई दे रहा है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली आई थी तब अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने गए थे। ये मुलाकात उन अटकलों के बीच में हुई थी कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि गोवा के अंदर जहां आम आदमी पार्टी काफी गंभीरता से चुनाव लड़ रही थी, वहां पर तृणमूल कांग्रेस भी चुनाव लड़ने आ गई थी और कुछ हमने देखा था कि दोनों में खटास जैसी स्थिति। जी शरद, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज दोपहर 3 बजे जो बैठक विपक्षी दलों की होने जा रही है उसमें आम आदमी पार्टी जो है अभी शामिल नहीं होगी, ये सूत्र बता रहे हैं। 22 दलों को न्योता भेजा था राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर कोई संयुक्त उम्मीदवार हो उसको लेकर ममता बनर्जी ने। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री ने युवाओं को मौका देने के लिए सेना में अग्निपथ योजना का ऐलान किया है। आर्म फोर्स में युवाओं को सेना का मौका मिलेगा, सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं उनका अनुभव भी इससे बेहतर होगा। और इस योजना के तहत 4 साल के लिए ये भर्ती होगी और 6 महीने तक बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी और देश सेवा में जो लोग शामिल होंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं के लिए अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा और मजबूत होगी और युवाओं को मिलेगा सेना में काम करने का अवसर। भारत के वीर जवान, सेना हो जाएगी और युवा, अभी औसत उम्र है 32 साल, जो आगे 26 साल हो जाएगी। संकल्प कर। इस योजना के ऐलान के लिए रक्षा मंत्री सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख एक साथ बैठे। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना
देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। सेना ने भर्ती के पैमाने भी तय कर दिए हैं। उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। 30,000 रुपए से वेतन शुरू होगा, जो चौथे साल 40,000 तक पहुंच जाएगा। 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को नियमित सेना में शामिल किया जाएगा। 12वीं कक्षा के बाद एक युवा को 3 ऑप्शन होते हैं, या तो हायर स्टडीज परस्यू करेगा, या तो कोई स्किल डेवलप करेगा, या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। तो अग्निपथ स्कीम के तहत से एक्चुअली हम अगर गौर से देखा जाए तो युवा को हम तीनों अपॉर्चुनिटीज कंकरेंटली दे रहे हैं। ही इज स्ट्रेट वे स्टार्टिंग टू अर्न। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत से जितना भी फॉर्मलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको, उसके क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। उस क्रेडिट पॉइंट्स को लेके 4 साल के बाद वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकता है। इसमें रिटायरमेंट के बाद 11,71,000 मिलेंगे, जिस पर आयकर नहीं लगेगा। सेवा के दौरान जवान का बीमा 48 लाख का होगा और 44 लाख देश के लिए शहीद होने पर मिलेंगे। अग्निपथ के दौरान मिला अनुभव इन युवाओं को आगे की नौकरी में मददगार होगा। सेना की यह अग्निपथ योजना कागज पर तो बहुत शानदार लगती है, लेकिन सही मायनों में असल सवाल इसको अमली जामा पहनाए जाने को लेकर है, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नई दिल्ली में कैमरामैन कानन पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और इस पूरी घटना पर जयपुर में जो लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए सुनते हैं। सरकार के द्वारा जो अग्निपथ स्कीम लागू की गई है, इस स्कीम के अंदर युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा। 4 साल सेवा में रहेंगे। साथ ही जो बहुत अच्छा समर्पित भाव और अच्छा कार्य करते हैं उसको सेवा में आगे उसका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा और जो कार्यकाल कम से कम 15 वर्ष का होगा। जो युवा 4 साल में आएंगे उनके लिए भी सरकार की योजना है, एक मुश्त उनको एक राशि दी जाएगी जिससे अपना वे निजी व्यवसाय वगैरह कुछ कर सकते हैं। तो मैं भारत सरकार का धन्यवाद देता हूँ। थोड़ी बहुत इसमें कमी भी है। कमी ये है कि जो 75% वो वापस आ जाएंगे, उनको सरकार पेंशन नहीं देगी, दूसरा उनको कोटा भी नहीं दिया जाएगा। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि या तो उनको कोटा दिया जाए या फिर उनको मंथली थोड़ी बहुत आर्थिक सुविधा दी जाए। अग्निपथ है, इसमें जो राजनाथ सिंह जी ने जो काम किया है और इससे युवाओं को जो रोजगार मिलेगा और अधिक से अधिक आर्मी से जुड़ेंगे बंदे। अनुरोध करूंगा कि सच के इस संघर्ष का बिगुल बजाने आप सब यहां उपस्थित हैं और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात रखेंगे। आदरणीय गहलोत साहब से हम शुरू करेंगे। चाचा जी का ये हुक्म है। तो एविडेंस में हो, खड़गे साहब एविडेंस में है, इनसे पूछताछ हो चुकी है ईडी की, इसलिए इनका कहना है कि मेरा कुछ बोलना उचित नहीं है। वो सीरियस नहीं लेंगे, ऑलरेडी बोल नहीं, ये तो सीरियस लेंगे, पर आपका बोलना ठीक नहीं। आप ठीक है, देखिए हम लोग तो 3 दिन से लगातार आपके साथ में संवाद करते रहे हैं और सारी जानकारी आपको भी हो चुकी है। आप लोग मेरे कई अनुभवी बैठे हैं यहाँ पर साथी। मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है, चौथा स्तंभ कहलाता है। तो आप देख लीजिए कि जो कुछ भी देश में हो रहा है, ऐसा मुझे भी 40-42 साल में पार्लियामेंट में आया हूँ, 80 से, तब से हूँ 42 साल से। तो केंद्रीय मंत्री भी रह लिए, पीसीसी प्रेसिडेंट रह लिए, AICC में रह लिए, मुख्यमंत्री तीसरी बार बन गए। मेरा मानना है कि जो कांग्रेस के शासन में लगभग 70 साल तक जो देश का स्वर्णिम इतिहास बना, आधुनिक भारत जो दिख रहा है, आज़ादी के वक्त क्या था, आज क्या है, आपको मालूम है। पर ये 8 साल का काला अध्याय है इतिहास में। 8 साल के इतिहास लिखा जाएगा तो काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। काला अध्याय इसलिए
कि संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे में है, पूरे देशवासी बहुत दुखी हैं, तनाव में हैं। आप विश्वास कीजिए, गली गली में तनाव है देश के अंदर, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया में देखते हैं छोटे छोटे गांवों के अंदर भी 200, 400, 500 लोग तो आराम से आक्रोशित होकर नारे लगा रहे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ऐसा माहौल विस्फोटक बन गया। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो कहा लंदन में कि केरोसिन छिड़क दिया गया है, इस बात को मैं समझता हूं कि हम सबको समझ जाना चाहिए उनके मायने क्या थे। और वही हो रहा है, वही हो रहा। अभी दंगे बढ़ के आपने देखा, रामनवमी पे 7 राज्यों में दंगे भड़क गए, एक ही ट्रेंड है सब जगह। अभी जो शुक्रवार की नमाज पढ़ी गई तो जुलूस निकले, बड़े बड़े दंगे हो गए कई जगह। ये तमाम बातें जो है देश में ऐसी स्थिति बन गई, करप्शन की तो हदें पार हो गई है। ये आरएसएस और बीजेपी के नेता लोग ईमानदार भी हैं उनके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं, पर बाकी लोग लूट रहे हैं देश को। करप्शन 10 गुना बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया है। इन बातों पे कोई ध्यान दे नहीं रहा है। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए टारगेट किसको बनाएंगे? आज देश का तमाम विपक्षी पार्टी मान गई, देशवासी मान गए, एकमात्र राहुल गांधी है जो मोदी जी और उनकी सरकार का मुकाबला कर रहा है। अब तो जितने आप लोग लिख रहे हैं आर्टिकल, उसमें आने लग गया है एक व्यक्ति का नाम राहुल गांधी जो लगातार मुकाबला कर रहा है, और उन्हीं को मोदी जी, अमित शाह जी टारगेट बनाए हुए हैं। कोई कारण नहीं था कि आपने इस प्रकार से उनको नोटिस दिए, जबकि किले कट मामला है। आप नोटिस, आपको ये सर्कुलेट किया है सुरजेवाला जी ने, आपको भी दे देंगे, सबके लिए ओपन है वो, तो कोई छिपाने वाली बात नहीं है। हमारा खुद का अखबार 37 में शुरू किया, आज़ादी की जंग के अंदर लगभग 5000 फ्रीडम फाइटर्स मेंबर बने उस जमाने के अंदर। उसके बाद में की शुरुआत होती है आज़ादी जंग में, इसको एक बार बैन लगा दिया इसके ऊपर अंग्रेजों ने। उसके बाद में लगातार कमजोर होता गया, और जो मीडिया के अखबार कमजोर हो जाते हैं। आज देखिए कितने लोगों की तनख्वाहें कम कर दी है, छटनी कर दी है प्रिंट मीडिया ने भी और आपके विजुअल मीडिया ने भी। सबको मालूम है कि देश में क्या स्थिति है मीडिया की भी। ये अखबार को हम लोगों ने मांग करी सोनिया जी से, सालों से मांग करता आ रहे, रिवाइव होना चाहिए वापस हमारा नेशनल हेराल्ड। उसका अपने ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, आज़ादी जंग का भी और बाद का भी। उसको लेके हम लोग मांग करते रहे कि रिवाइव होना चाहिए। और 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपए दिए गए, 100 किस्तों में, 2002 से मेरे ख्याल 2012 तक ऐसा कुछ है। अब बताइए 100 किस्तों में कभी 2 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 15 करोड़ दिए होंगे। कभी ये अखबार रिवाइव होना चाहिए। और मुझे मालूम है कि मिस्टर भार्गव थे जयपुर के अंदर, 15 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही थी उनको, 15 साल से, तब भी वो जुड़े हुए रहे वहां पर। अखबार पूरी तरह चल नहीं पा रहा था। अगर हम अपने अखबार को, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कांग्रेस की पॉलिसी प्रोग्राम को कोई आगे बढ़ाएगा तो उसको कांग्रेस या कोई पॉलिटिकल पार्टी इमदाद कर सकती है। हो सकता है कि 5 जनिया और जो अखबार निकलते हैं बीजेपी के, इनको भी सपोर्ट करा होगा बीजेपी, हमें नहीं मालूम है, तो कर सकते हैं। इस रूप में ये अखबार को वापस रिवाइव करने का एक अटेम्प्ट किया गया। नॉन प्रॉफिटेबल कमेटी बनाई गई जिसमें 1 रुपया भी, जो डायरेक्टर है उसके अंदर, जिसमें सोनिया जी भी आती है, राहुल जी भी आते हैं, 1 रुपया भी लाभांश का ले नहीं सकते। वो कानून ही ऐसा है, लिक्विडेट भी हो जाती अगर मान लीजिए यंग इंडिया, तब भी प्रॉपर्टी एजीएल के नाम से है। 1 रुपया ले नहीं सकते, लाभांश ले नहीं सकते, वो कंपनी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ गई? तो ये हालात अभी आपको सब मेरे साथी बताएंगे। मैं खाली आपको कहना चाहूंगा जो सिनेरियो बदला देश के अंदर, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। काले अध्याय में लिखा जाएगा देश के ये। आज मुझे बताइए, हम एएसआई में बैठे हुए हैं, पता नहीं आपको इजीली आने दिया गया होगा पुलिस वालों ने, क्योंकि आपका रिकॉर्ड होगा मीडिया का, वरना हमारा एआईसी का महामंत्री नहीं घुस सकता यहाँ पर।
अधिकारी पदाधिकारी नहीं आ सकते। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर में जाने से किसी रोका गया क्या? हम अपना ऑफिस में नहीं आ सकते। ये पहली बार देख रहे हैं। तो दिल्ली में कोई आ रहे हैं बाहर से तो रास्ते में अरेस्ट कर रहे हैं। पूरा कल जाम लगा रखा था, खुद नहीं बदनाम कांग्रेस हो गई, राहुल गांधी जी के समर्थन में इसलिए जाम लग गया। ये जो हालात बने, इससे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें सोचना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। मैंने टाइम मांगा ईडी के डायरेक्टर से, सीबीआई के डायरेक्टर से और तो और सीबीडीटी चेयरमैन से, इनकम टैक्स के, कि तीनों प्रीमियर एजेंसी हमारी, हमें गर्व है तीनों एजेंसियों पर। उनके जो स्थिति बनी देश के अंदर, क्रेडिबिलिटी कम हुई है। लोग क्या सोचते हैं? एक नागरिक के नाते, एक मुख्यमंत्री के नाते मैंने कहा मैं आपसे आगे मिलना चाहता हूं, मैं बताऊंगा मेरी भावना क्या, देशवासी क्या सोचते मेरे हिसाब से। सुनने में क्या दिक्कत थी? पुलिस कमिश्नर से टाइम मांग रहे हैं यहाँ पर। भाई आप एआईसीसी में आने से क्यों रोक रहे हो? पुलिस कमिश्नर टाइम नहीं दे रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है। कांग्रेस शासन के अंदर हमेशा जब कभी बीजेपी वाले, कोई पार्टी वाले टाइम मांगते थे, बिना कांग्रेस को पूछे हुए टाइम मिलता था। कलेक्टर हो, एसपी हो, डीजी हो या कोई भी हो, क्योंकि फैसला करना उसके हाथ में है। खाली सुनने तो है आपको खाली सुनना है। आप उसके बाद में अपनी बात में अड़ंग रहो, कौन आपको रोक सकता है? आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, टाइम नहीं दे रहे हो आप लोग। ये कहाँ की प्रक्रिया वही है? क्या हो रहा है देश के अंदर? इसलिए कहने को हजार बातें हैं। खाली मैं इतना कहना चाहूंगा कि ईडी के जो नोटिस दिए गए हैं, ये तंग करने के लिए दिए गए, टारगेट करके दिए जा रहे हैं। और देशवासी देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। इंदिरा जी को भी जेल में डाल दिया था इन्हीं लोगों ने। आज जो सत्ता में है, ये भागीदार थे उस वक्त में जनता पार्टी के शासन के अंदर। नहीं भूलना चाहिए कि मुरारी भाई देसाई बन गए थे प्राइम मिनिस्टर। इनके दबाव में मुरारी भाई देसाई को, गृह मंत्री को फैसला करना पड़ा। इंदिरा गांधी जी को निकाल दिया, पार्लियामेंट जीती हुई थी बाई इलेक्शन, जेल भेज दिया उनको। पूरे देश के अंदर जेल भरो अभियान हुए थे उस वक्त में, हम लोग सब जेल गए थे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये जो हरकतें कर रहे हैं लोग, इनके भारी पड़ेगी। जनता सब समझ चुकी है इनकी अप्रोच को। और आप देखेंगे कि ये तरीके जो है, ये डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। आज बुलडोजर चल रहा है एक के यहाँ पर, कहीं वो बुलडोजर और किसी के घर चल सकता है। ये कोई कानून है क्या? राज कानून का रहेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। अगर कानून का राज ही खत्म हो जाएगा तो कोई सुरक्षित नहीं है। किसके यहाँ पर क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता है। कानून है, संविधान है, उसे देश चलता है। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि आज हम लोग जो बैठे हैं, आपको सभी मेरे साथी अपनी बात कहेंगे। आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा, कल मैंने कहा एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए। प्रधानमंत्री जी, विपक्षी पार्टियां मांग करती है, आपको देश को संबोधित करना चाहिए कि देश में शांति, भाईचारा, सद्भाव रहे, और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। 13 पार्टियों ने उनसे मांग करी। परसों और कल मैंने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मांग के अलावा, कि गली गली में जो तनाव हो गया है, गांव गांव में तनाव हो गया, वो आपको हमको नहीं मालूम है बैठे हुए कब आग लग जाए, कब कितना दुखी है। रात को सोते वक्त में चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, देखिए पता नहीं कल क्या होगा मेरे साथ में। अगर इतना भय है तो डेमोक्रेसी में भय होना लाजमी है क्या? तो मैं कहा आपको संबोधित करना है देशवासियों को कि मैं हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसमें उनको संकोच क्यों हो रहा है? उनको, अमित शाह जी को, ये समझ के परे है। देश किस दिशा में जा रहा किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं कह सकता है। आरएसएस और बीजेपी जिस रूप में इनकी अप्रोच है बहुत खतरनाक है, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गहलोत साहब। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय बघेल साहब से, सर ये थोड़ा उधर कि वो अपनी बात रखेंगे, फिर मुकुल जी अपनी बात रखेंगे और फिर हम आपके सवाल लेंगे। आदरणीय पत्रकार साथियों और डायस में बैठे सभी हमारे नेतागण, आदरणीय गहलोत जी ने विस्तार से आप सबसे चर्चा की। पूरे देश में जो हालात हैं वो सबके सामने हैं।
3 दिन से हम लोग दिल्ली में हैं और पहले दिन 200 लोगों को अनुमति दी गई। कल कुछ नेताओं को ही अनुमति दी गई और आज तो हद हो गई कि हम अपने स्टाफ को भी नहीं ला सकते। ये आईसीसी में स्टाफ अंदर नहीं आ पा रहा है, ऑफिस बेरर यहाँ ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं। हम लोगों से कहा गया केवल 2 मुख्यमंत्री ही यहाँ आ पाएंगे और किसी को अनुमति नहीं है। तो किस प्रकार से पार्टी कार्यालय में हम लोग पहुंचे हैं ये आप सब जानते हैं। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी। राजनीतिक दल अपने पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता न जा सके, ये हालात तो पहली बार। और ये स्थिति बनी क्यों? इसलिए कि देश में पिछले 8 वर्षों से जो कुछ हो रहा है उस सबको एक व्यक्ति लगातार केंद्र सरकार के नाकामियों पे, उनके गलत इरादों पे, उनके गलत फैसलों पे उंगली रखते चल रहा है। वो राहुल गांधी जी, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल की वापसी का मामला हो, चाहे नोटबंदी का हो, जीएसटी का हो, चाहे वो लॉकडाउन लगाने की स्थिति हो, चाहे वैश्विक महामारी की तैयारी के संदर्भ में हो, चाहे देश में बढ़ रहे बेरोजगारी, महंगाई की बात हो, अन्नदाताओं को जो उनको मेहनत की कीमत नहीं मिल रहा हो, इन सब मामलों पे लगातार, चाहे देश की सीमा की सुरक्षा का मामला हो, यहाँ के भारत की भूमि को जिस प्रकार से कब्जा कर रहे हैं, उन सब मामलों पे लगातार राहुल जी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इन लोगों ने तय किया कि एक इस व्यक्ति को दबा दिया जाए, इस व्यक्ति को परेशान किया जाए, तो हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। आप यहाँ पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं। अभी अशोक गहलोत को सुना, भूपेश बघेल बोल रहे हैं। साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि बहुत हैरानी की बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस दफ्तर में घुसने के लिए उन्हें इतनी मशक्कत करनी पड़ी। उनके कार्यकर्ता नहीं जा पा रहे, महामंत्री नहीं जा पा रहे, और ये खुद 2 मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, वो ये बात कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है एकमात्र शख्स है जो कि मोदी सरकार के से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, जिसके कारण इस तरह की ईडी द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है।